हम सब जानते हैं कि माइक्रोब्स अपने लिए कितने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, कितनी ज़्यादा डिज़ीज़ कॉज़ करते हैं, नॉट ओनली इन ह्यूमन्स बट इन प्लांट्स, एनिमल एज़ वेल। बट अगर मैं ये कहूँ कि अगर माइक्रोब्स ना हो, तो अपना सर्वाइव करना इतना ईज़ी नहीं होता। येस, यू हर्ड मी राइट। माइक्रोब्स अपने लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और ये जानने के लिए अपना ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि माइक्रोब्स कहाँ-कहाँ प्रेज़ेंट होते हैं। ये हमें ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिल जाते हैं। इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बॉडीज़, एवरीवेयर, हर जगह हमें देखने को मिल जाते हैं। इवन जहाँ और ऑर्गेनिज़्म सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे कि हाई टेम्परेचर लाइक 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा जहाँ टेम्परेचर है, वहाँ पे भी हमें ये माइक्रोब्स देखने को मिल जाते हैं। डीप इन द सॉइल, स्नो की लेयर के अंदर भी, एसिडिक एनवायरनमेंट में भी, हर जगह हमें ये माइक्रोब्स देखने को मिल जाते हैं। अ, अब देखते हैं कि इनकी डाइवर्सिटी क्या है, जैसे कि प्रोटोज़ोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, जैसे कि प्लांट वायरसेस, वायरॉइड्स, विरियॉन्स। विरियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं ये। बैक्टीरिया और फंजाई इवन हम न्यूट्रिटिव मीडिया पे भी ग्रो कर सकते हैं, जो कि ये कॉलोनीज़ फ़ॉर्म करते हैं वहाँ पे और वो हम ईज़िली देख सकते हैं। सो ये आप देख पा रहे हैं, जो ये कॉलोनीज़ हैं, जो बैक्टीरिया है, ए फिगर में रोड शेप दिखा रखा है हमें, स्फेरिकल शेप भी दिखा रखा है और ये बैक्टीरियम जो कि फ्लैजेला शो कर रहा है, ये देखिए, ये भी दिखा रखा है ना? सो वायरसेस भी दिखा रखे हैं, ये बैक्टीरियोफाज है, ये हेड है, कॉलर इसको बोलते हैं, ठीक है? टेल हो गई, प्लेट हो गई, है ना? और ये है कॉलोनीज़ ऑफ बैक्टीरिया जो कि पेट्री प्लेट पे हमें देखने को मिल जाती हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का क्या यूज़ है और क्या रोल है। सो प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, एग्जाम्पल फर्स्ट अपना, जो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर यूज होता है वो है लैक्टोबैसिलस एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसे हम लैब भी बोलते हैं। अब ये कहाँ पे पाया जाता है? ये मिल्क के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये ही हमें कर्ड बना के देता है। अब जब ये ग्रो होता है ना, जब इसकी ग्रोथ के दौरान लैब एसिड प्रोड्यूस करता है और वो एसिड की वजह से अप जो दूध होगा वो कोगुलेट करेगा, पार्शियली डाइजेस्ट करेगा मिल्क प्रोटीन्स को। समझ आया? सो ये काम कैसे करता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड लेंगे, वो हम फ्रेश मिल्क में ऐड करेंगे, जिसे हम इनोक्युलम या स्टार्टर भी बोल सकते हैं। उसके अंदर मिलियंस ऑफ लैब होंगे। कौन से? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वो क्या करेंगे? विटामिन बी 12 को इंक्रीज कर देंगे, जो कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू आवर स्टमक। ये डिजीज को भी चेक करता है, जो माइक्रोब्स डिजीज कॉज करते हैं ना स्टमक के अंदर, उनको भी ये चेक करता है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर स्टमक एंड देयरफॉर आवर गट। अब ये देखते हैं कि डो बनाने में क्या रोल है इसका। हम जो डो बनाते हैं इडली, डोसा के लिए, उसमें भी माइक्रोब्स का बहुत ही बड़ा रोल है। कैसे? वो देखते हैं। जो पफ्ड अप अपीयरेंस आती है, वो आती है प्रोडक्शन ऑफ CO2 की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इस वजह से पफ्ड अप अपीयरेंस आती है। और ये CO2 क्यों रिलीज हो रही होती है? बिकॉज द एक्टिविटी ऑफ द बैक्टीरिया और द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द डो। सो हम क्या करते हैं, डो बनाने के लिए हम बैक्टीरिया को फर्मेंट करवाते हैं, ठीक है? ये बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंट किया जाता है और ये डो ब्रेड के लिए भी यूज़ किया जाता है। और जो ब्रेड के लिए हम जो डो यूज़ करते हैं, उसमें जो यीस्ट यूज़ होता है, उसे हम बेकर्स यीस्ट बोलते हैं और उसका जो साइंटिफिक नेम है, वो है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। ओके, अब कुछ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स भी होती हैं, जैसे कि साउथ इंडिया में टोडी नाम की एक ड्रिंक होती है, जो कि पाम से बनती है, फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द पाम। ओके, सो जो माइक्रोब्स हैं वो और भी चीज़ों को फर्मेंट करते हैं ताकि हम फूड बना सकें, जैसे कि फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स, इनको भी हम फर्मेंट करते हैं बाय द यूज़ ऑफ माइक्रोब्स, सो दैट कि हम फूड बना सकें। अब ये एक ओल्डेस्ट फूड है, चीज़।
जो कि हर घर में खाया जाता है। इवन बहुत सारी रेसिपीज़ में ये बहुत ही वाइडली यूज़ होता है। सो जो ये इसकी डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट और स्पेसिफिसिटी के वजह से जानी जाती है। और वो किस लिए होती है? माइक्रोब्स की वजह से। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं एक स्विस चीज़ होता है जिसमें कि बड़े-बड़े होल्स होते हैं और वो CO2 की प्रोडक्शन की वजह से होते हैं। तो इस चीज़ का जो स्पेसिफिसिटी है वो लार्ज होल्स है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2। और जो बैक्टीरिया, जो माइक्रोब इसके अंदर यूज़ हो रहा है वो है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। ओके, अब है रॉकफोर्ट चीज़। ये हम स्पेसिफिक फंजाइस के ऊपर ग्रो करवाते हैं और वो उसको एक पर्टिकुलर फ्लेवर देता है। ओके, अब ये देखते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कैसे बेनिफिशियल हैं। सो जो प्रोडक्शन है इंडस्ट्रियल स्केल पे, वो रिक्वायर करता है ग्रोइंग ऑफ माइक्रोब्स इन अ वेरी लार्ज वेसल, जिसे हम फर्मेंटर बोलते हैं। जो ये बड़े बड़े आपको बर्तन दिखाई दे रहे हैं ना, ये बड़े बड़े वेसल्स, इसको हम फर्मेंटर बोलते हैं। और इसमें इंडस्ट्रियल स्केल पे बहुत ही सारे माइक्रोब्स ग्रो करवाए जाते हैं सो दैट हम यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकें, जैसे कि बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स, ये सब इनमें बनता है। अगर आपके आसपास कोई इंडस्ट्री है ऐसी, तो आप वहाँ जाके विजिट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस। सो इसमें जो यीस्ट है वो हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। इन सब के अंदर हम यीस्ट यूज़ करते आ रहे हैं। और कौन सी यीस्ट? सेक्रोमाइसिस सर्वेसी, जो हमने अभी देखा, जिसे हम ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं, और ये ब्रेड मेकिंग में भी काम आ रही थी। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ये किस लिए यूज आती है? ताकि हम माल्टेड सीरियल एंड फ्रूट जूसेस को फर्मेंट कर सकें, सो दैट हम इथेनॉल बना सकें। सो जो अब टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं वो किस पे डिपेंड करती है, ये देख लेते हैं। मतलब कि उनका फ्लेवर, उनका टेक्सचर, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो देखते हैं। कौन सा रॉ मटेरियल उसमें यूज़ हो रहा है और कौन सा प्रोसेसिंग उसमें यूज़ हो रहा है। कौन से टाइप का प्रोसेसिंग यूज़ हो रहा है, कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है। इन दोनों चीज़ों पे हमारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स का टेक्सचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो जो वाइन और बियर है, इसमें विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेसिंग होती है। और जो विस्की, ब्रांडी एंड रम है, ये विद डिस्टिलेशन प्रोसेसिंग होती है ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ। ओके, इतना क्लियर है आपको? अब ये देखते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटी मतलब ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट। बायो मीन्स लाइफ। ऑब्वियसली ऐसी चीज जो कि लाइफ के अगेंस्ट है, जो कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ के अगेंस्ट है वो चीजें। और इन कॉन्टेक्स्ट विद द ह्यूमंस ये प्रो लाइफ है। ओके, अब जो एंटीबायोटिक्स है वो कौन से होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कुछ माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रिटार्ड कर सकता है और उन्हें मार भी सकता है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं। ओके, सिंपल सा बात बोल रखी है इसमें। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को मार सके या फिर उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर सके। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल वॉज पेनिसिलिन। ये हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो कि डिस्कवर हुई बाय एक्सीडेंटली। ये किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये क्या कर रहे थे? ये स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। तो उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि एक मोल्ड ग्रो हो रहा था इन हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट। इन्होंने क्या किया? एक कल्चर प्लेट लगाई हुई थी, ठीक है, उनको वो धोना भूल गए थे। तो अब उस पे एक मोल्ड ग्रो कर रहा था। तो उस दौरान जो स्टेफाइलोकोकी है वो ग्रो नहीं कर पा रहा था उस मोल्ड के अराउंड। सो क्यों ग्रो नहीं कर पा रहा था? क्योंकि वो मोल्ड जो है वो एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा था जिसका नाम पेनिसिलिन पड़ा, आफ्टर द पेनिसिलियम नोटेटम। ओके, अब ये फुल पोटेंशियल एज इफेक्टिव एंटीबायोटिक किसके द्वारा बताई गई? अर्नेस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरी। अब पेनिसिलिन कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक है, ये कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है, इसको हम इंडस्ट्रियल स्केल पे कैसे बढ़ा सकते हैं इसकी प्रोडक्शन, वो सब किसने बताया? अर्नेस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरी ने। और ये किस लिए यूज़ होती थी? अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सो अब जो फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे हैं उनको नोबेल प्राइज़ मिला 1945 में
फॉर दिस डिस्कवरी। ओके, तो अब जो ये एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ा बहुत सारी रिसर्चेज़ हुई, उनमें पता लगाया गया कि जो डेडली डिज़ीज़ेज़ हैं, वो सब एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके ट्रीट की जा सकती हैं, जैसे कि डिप्थीरिया, जिसे हम गलघोंटू बोलते हैं, लेप्रोसी, जिसे कुष्ठ रोग बोला जाता है, वूपिंग कफ, जो काली खाँसी होती है, प्लाग, ये सब जो डेडली डिज़ीज़ेज़ हैं, ये सब हम ट्रीट कर सकते हैं बाय द एंटीबायोटिक। सो अब देखते हैं केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। जो माइक्रोब्स होते हैं, वो यूज़्ड होते हैं कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। ये अब हम सब जानते हैं। सो कौन-कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल, एंजाइम्स, ये सब हम कमर्शियली और इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, जो एसिड प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे कि एस्परजिलस नाइगर, ये एक फंजाई है, जो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करती है। एसिटोबैक्टर एसिटी, ये एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। लैक्टोबैसिलस, ये एक बैक्टीरियम है जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम, ये भी एक बैक्टीरिया है जो कि ब्यूटरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। सो ये ईज़ी ही है, आपको याद करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एस्परजिलस नाइगर एस्परजिलस नाइगर ये सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। जो एसिटोबैक्टर एसिटी है, ये एसिटिक एसिड से कोरिलेट करता है। और लैक्टोबैसिलस, ये भी लैक्टिक एसिड से कोरिलेट कर रहा है। और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ये ब्यूटरिक एसिड सिमिलर है, तो आप याद कर सकते हैं। अब देखते हैं यीस्ट, जिसे हम सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस भी बोलते हैं। ये इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन होता है इथेनॉल का, उसके लिए यूज़ होती है। लाइपेसिस, ये डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में यूज़ होता है, सो दैट हम ऑयल स्टेन्स को रिमूव कर सकें। बोटल्ड जूस जो होते हैं वो क्लैरिफाइड होते हैं बाय पैक्टिनेसेस एंड प्रोटीएसेस। अब जो साइक्लोस्पोरिन है, वो एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। इसे हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट भी बोलते हैं। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट में काम आता है। ओके, ये एक फंजाई प्रोड्यूस करती है, जिसे हम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बोलते हैं। अब देखते हैं स्टेटिन, ये कौन प्रोड्यूस करता है? यीस्ट। यीस्ट का क्या नाम है? मोनेस्कस परप्यूरिस, जो कि कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ठीक है, हम इसे एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। ये कॉम्पिटिटिवली बाय एक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम, जो कि सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो जो एंजाइम सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इसको इनहिबिट करता है। ओके, अब देखते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस। ये इसमें जो बैक्टीरियम यूज होता है वो है स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि मॉडिफाइड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो मॉडिफाइड हो चुका है जेनेटिक इंजीनियरिंग से। ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है वो एक क्लॉट बस्टर होता है, जो कि क्लॉट रिमूवल के लिए काम आता है ब्लड वेसल से। ये अंडरगो करता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो कि हार्ट अटैक को लीड करता है। सो क्लॉट रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वरना हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं सीवेज क्या होता है। जो भी म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है, उसमें जो मेजर कंपोनेंट होता है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। सो ये लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करता है, माइक्रोब्स कंटेन करता है, जो कि मोस्टली पैथोजेनिक होते हैं। सो इसको ट्रीट करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये ट्रीट कहाँ किया जाता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसे हम एसटीपी भी बोलते हैं। सो जो वेस्ट वाटर है, वो ट्रीट होता है बाय द हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स, जो कि सीवेज में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। तो जो ट्रीटमेंट है उसके दो तरीके हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्राइमरी में जो फिजिकल रिमूवल होता है ना पार्टिकल्स का, उसे हम फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से कर सकते हैं। फिजिकल जिसमें कि पार्टिकल फिजिकली रिमूव किए जाते हैं। सो वो दो प्रोसेसेस से हो सकता है, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सो ये स्टेजेस में रिमूव किए जाते हैं। सो सबसे पहले क्या होता है, इनिशियली जो फ्लोटिंग डेबरीज हैं, वो सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से हम रिमूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ग्रिट है, सोयल एंड स्मॉल पेबल्स जो नीचे रह जाते हैं, वो हम सेडिमेंटेशन से हटाते हैं। ओके, उसके बाद जो भी सेटल्ड सॉलिड है, वो प्राइमरी स्लज फॉर्म करता है। और सुपरनेटेंट जो है, वो इफ्लुएंट फॉर्म करता है। और जो ये इफ्लुएंट है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक से हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। आई होप
अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा ढंग से, इस डायग्राम में देखते हैं। सो सबसे पहले होता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक। ओके, जो ये ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं ना आपको, ये है फिल्ट्रेट, जो कि हम फिल्ट्रेशन से रिमूव करते हैं। और जो ये नीचे सेटल्ड सॉलिड है ना ग्रीन डॉट्स में, ये है प्राइमरी स्लज। जो इसके बीच में रहता है, ये है इफ्लुएंट। ओके, अब जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक से जो ये इफ्लुएंट है, वो लार्ज एरेशन टैंक में जाता है। उसमें ये रहा ब्लू जो डॉटेड है, वो है इफ्लुएंट। इसमें फ्लॉक्स हम डालते हैं, उसकी जो अमाउंट है वो हम इंक्रीज करते हैं, वो हम आगे देखते हैं। आइए, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पार्ट है। तो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर इसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। सो जो प्राइमरी इफ्लुएंट है, वो हम लार्ज एरेशन टैंक से पास करवाते हैं। ये कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड होता है मैकेनिकली एंड एयर पम्प्ड इनटू इट। एजिटेटेड मतलब मिक्सिंग होती है इसकी कॉन्स्टेंटली। ओके, मैकेनिकली होती है और एयर भी पंप करवाई जाती है। सो एजिटेशन और एरेशन दोनों ही कॉन्स्टेंटली हो रहे होते हैं। एजिटेशन मीन्स मिक्सिंग एंड एरेशन मीन्स एयर पास करवा रही, एयर पास करवाते हैं हम उसमें। ओके, सो अलो विग्रस ग्रोथ, अब उसमें ग्रो करवा, अब उन माइक्रोब्स की हम ग्रोथ करवा रहे होते हैं, जो यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स हैं। हम उसको फ्लोक्स में कन्वर्ट करते हैं। फ्लोक्स क्या होता है? मास ऑफ बैक्टीरिया जो कि फंगल फिलामेंट से एसोसिएटेड है, और वो एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम फ्लोक्स बोलते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, और ये जो फ्लोक्स हैं, ये कंज्यूम कर लेते हैं मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू द इफ्लुएंट। सो फ्लोक्स क्या करेंगे, हम उनको उसके अंदर ग्रो करवाएंगे लार्ज एरेशन टैंक में। ओके, अब जो उसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है इफ्लुएंट के अंदर, वो सारा ये फ्लोक्स कंज्यूम कर लेंगे, खा जाएंगे। ओके, सो दैट हम बीओडी को डिक्रीज कर सकें। बीओडी क्या है? अब ये एक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। अब ये क्या होता है? amount of oxygen consumed if all organic matter in 1 liter water oxidized by the bacteria। क्या मतलब है इसका? कि जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा 1 लीटर पानी में, वो है बीओडी। सो जो सीवेज ट्रीटमेंट, जो सीवेज वाटर को जब हम ट्रीट करते हैं, तो तब तक ट्रीट करते हैं जब तक कि बीओडी रिड्यूस ना हो जाए। बीओडी मतलब कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर। सो अगर ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है ना? तो अब जब बीओडी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन डिमांड ही कम हो जाएगी ना, तो हमें पता लग जाएगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी कम हो रहा है। ओके, उसके बाद जो इफ्लुएंट है वो पास किया जाता है सेटलिंग टैंक में। ओके, अब जो ये सेटलिंग टैंक में जो बैक्टीरियल फ्लोक्स हैं, उनको सेडिमेंट करवाया जाता है, उसे एक्टिवेटेड स्लज बनाया जाता है। अब ये स्लज बन गया। अब जो इसका स्मॉल अमाउंट है, वो हम वापस एरेशन टैंक में डाल देंगे एज इनोक्यूलम। इनोक्यूलम स्मॉल अमाउंट, सो दैट कि वो स्टार्ट होता रहे अपने आप, है ना? और जो रिमेनिंग पार्ट है जो लार्ज अमाउंट में है, वो हम लार्ज टैंक में डाल देंगे, जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है। वहाँ पे हम एनारोबिक बैक्टीरिया का यूज़ करेंगे, सो दैट बैक्टीरिया और फंजाई जो भी स्लज के अंदर हैं, उन्हें हम डाइजेस्ट करवा सकें। अब हमने क्या किया, ऑर्गेनिक मैटर का को डाइजेस्ट करवाने के लिए हमने फ्लोक्स का यूज़ किया, राइट? अब फ्लोक्स को डाइजेस्ट करवाने के लिए हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर का यूज़ कर रहे हैं। सो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एनारोबिक जो बैक्टीरिया है, अब वो कहाँ जाएंगे? सो जब हम उनको एयर के अंदर एक्सपोज करेंगे, तो एनारोबिक बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। सो अपना जो पानी है वो साफ हो जाएगा। सो ड्यूरिंग डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। सो जो ये सेकेंडरी इफ्लुएंट है जो भी बना है, जनरली रिलीज्ड इन नेचुरल बॉडीज। अब जो ये सेकेंडरी इफ्लुएंट बना है, वो हम रिवर, स्ट्रीम्स, नेचुरल वाटर बॉडीज में भेजते हैं। ओके, तो अब इसको एक बार डिटेल में इस डायग्राम से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, प्राइमरी सेटलिंग टैंक से हमने जो प्राइमरी फिल्ट्रेशन है वो कर ली, फिल्ट्रेशन कर ली। उसके बाद हम लार्ज एरेशन टैंक में इफ्लुएंट को पास करेंगे। वहाँ पे जब तक बीओडी कम नहीं हो जाता, तब तक हम इसको ट्रीट करवाएंगे फ्लॉक्स से। ओके, फिर उसके बाद हम सेटलिंग टैंक में भेजते हैं, जहाँ पे कि सेडिमेंट करवाते हैं हम फ्लोक्स को।
और एक्टिवेटेड स्लज बन जाता है। उसके बाद हम इसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजते हैं, जहाँ पे कि जो ये एनारोबिक बैक्टीरिया है वो एक्टिवेटेड स्लज को खा जाते हैं और गैसेस रिलीज करते हैं, CH4, H2S एंड CO2। ओके, उसके बाद हम इसको एयर में एक्सपोज करते हैं। फिर ये एनारोबिक बैक्टीरिया अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते एयर के अंदर। इसलिए हमने ये पूरा पैक्ड, जो ये डाइजेस्टर है ये हमने पूरा पैक्ड लिया है। ओके, फिर सेकेंडरी इफ्लुएंट को हम वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं। सिंपल सा था। आप, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। उसके बाद जो थोड़े थोड़े छोटे मोटे पॉइंट्स देख लेते हैं हम। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट है, उन्होंने गंगा एक्शन प्लान को इनिशिएट किया था और यमुना एक्शन प्लान को इनिशिएट किया था, सो दैट वो लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बना सके। ओके, और जो BOD टेस्ट है वो मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन by the microbes in the sample of water. So it is the measure of organic matter in water। जो अगर ज़्यादा BOD होगा, जैसे कि हमने अभी देखा, तो वो उसमें वेस्ट वाटर वो ज़्यादा है और वो पोल्यूटिंग भी बहुत ज़्यादा है। सो जो BOD टेस्ट है वो जनरली किया जाता है BOD का अमाउंट देखने के लिए। अगर वो ये बहुत ही ज़्यादा है इसका अमाउंट, सो इसका मतलब ये है कि वो वेस्ट वाटर है कम्प्लीटली और बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटिंग है। नाउ अब देखते हैं अपन माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। सो बायोगैस क्या होती है? ये मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। प्रीडोमिनेंटली इसके अंदर मीथेन होती है, मोस्टली इसमें मीथेन होती है, जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटीज से प्रोड्यूस होती हैं। अब इसके अंदर जो गैसेस हैं जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? माइक्रोब्स फर्स्टली तो, और कौन सा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट वो यूटिलाइज कर रहे हैं, कौन सा खाना वो खा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन कौन से वो गैसेस प्रोड्यूस करेंगे। सो जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, सेल्यूलोसिक मटेरियल पे वो फीड करेगा, तो वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करेगा अलोंग विथ CO2 एंड H2। मिथेनोजेंस जो कि कॉमन बैक्टीरिया इसमें मिथेनोबैक्टीरियम है, वो एनारोबिक स्लज के अंदर पाया जाता है ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट। ओके, सो ये भी बायोगैस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेस्ट करने के लिए। रूमेन जो है पार्ट ऑफ स्टमक, केटल्स के अंदर उसको रूमेन बोला जाता है। तो इसके अंदर सेल्यूलोसिक मटेरियल होता है, क्योंकि घास वास खाते हैं वो, तो वो रूमेन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है वो सेल्यूलोस को ब्रेक डाउन करते हैं और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिशन ऑफ द केटल। सो ये जो मिथेनोबैक्टीरियम मिथेनोजेंस हैं, जो कि इनके सेल्यूलोस पे जो फीड करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल्यूलोस का ब्रेक डाउन करने के लिए। अब जो डंक है वो भी बैक्टीरिया के अंदर रिच होता है। ये जनरेशन करता है बायोगैस का। ओके, जिसे हम गोबर गैस भी बोलते हैं कॉमनली। अब बायोगैस प्लांट देख लेते हैं। ये क्या होता है? ये किससे बना होता है? कंक्रीट टैंक से, जो कि 10 से 15 फीट डीप होता है। इसमें हम बायोवेस्ट को कलेक्ट करते हैं, एक स्लरी बनाते हैं और फिर उसके अंदर डाल देते हैं। तो जो फ्लोटिंग कवर प्लेस्ड ओवर द स्लरी, अब उसको हम ढक देते हैं और गैस राइज करती रहती है। जो भी गैस उसमें प्रोड्यूस हो रही होती है वो बढ़ती रहती है बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल एक्टिविटी। अब उसमें एक आउटलेट होता है जो कि एक पाइप से कनेक्टेड होता है, सो दैट हम बायोगैस को नियर बाय हाउसेज में सप्लाई कर सकें। अब इसमें जो स्पेंट स्लरी बचती है वो हम एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, जो कि हम एक अनदर आउटलेट होता है वहां से हम रिमूव कर सकते हैं। सो सिंपल सा था ये। और जो बायोगैस है वो मोस्टली किस चीज के लिए यूज होती है? कुकिंग और लाइटनिंग के लिए। ओके, अब जो बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो फर्स्ट टाइम इंडिया में कौन लेके आया था? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम IARI भी बोलते हैं, और खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC। ओके, सो अब देखते हैं हम माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। सो सबसे पहले देखते हैं बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एनरिच करते हैं न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी ऑफ द सॉइल। सिंपल, कि जो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ा देते हैं ना, उनको हम बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। तो जो मेन सोर्सेज होते हैं उनके, वो कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। एग्जाम्पल 1, जो बैक्टीरिया है फर्स्टली वो देखते हैं।
सो जो नोड्यूल्स हैं, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट पे मिलते हैं, ओके? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, जिसे हम राइज़ोबियम बोलते हैं, ओके? जो ये बैक्टीरिया होते हैं, ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, उसको फिक्स करेंगे व्हाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल। फ्रीली रह रहे होंगे सॉइल में, तो ये नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में, उसको फिक्स करते हैं। अब कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल हैं इनके? एज़ोस्पाइरिलम एंड एज़ेटोबैक्टर। तो अब जो ये एज़ोस्पाइरिलम है और एज़ेटोबैक्टर है, ये नाइट्रोजन से एनरिच कर देते हैं सॉइल को। अब देखते हैं फंजाई। अब जो ये फंजाई है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है प्लांट के साथ, माइकोराइज़ा, ओके? और जो ये मेंबर ऑफ जीनस ग्लोमस, ये फॉर्म करता है माइकोराइज़ा। और जो फंगल सिम्बायोन्ट है, वो एब्ज़ॉर्ब करेगा फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल और फिर ये प्लांट को पास कर देगा, ओके? अब जो बेनिफिट्स जो प्लांट्स को मिलते हैं इस वजह से, वो कौन-कौन से होते हैं? एक बार देख लेते हैं। रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजन। अब जो रूट से जो पैथोजन आ रहे हैं, उससे रेजिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है? टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, जो भी अकाल पड़ रहा है या फिर सैलिनिटी हो रही है, उससे टॉलरेंस आ जाएगी और प्लांट ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट अच्छे से होगी। तो इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं फंजाई एसोसिएशन से। उसके बाद है साइनोबैक्टीरिया। अब ये ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन द एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इसमें एग्जांपल्स हैं एनाबिना, नोस्टॉक एंड ओसिलिटोरिया। अब ये पैडी फील्ड के अंदर इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइजर की तरह सर्व करते हैं, ओके? अब है ब्लू ग्रीन एल्गाई। ये ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं टू द सॉइल और फिर ये इंक्रीज कर देते हैं फर्टिलिटी। सो ये था हमारा माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। सो जो बायो कंट्रोल है पेस्ट एंड डिजीज, ये दोनों ही देख लेते हैं। जो मेथड है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो रिलाई करता है नेचुरल प्रिडेशन पे। कैसे? देख सकते हैं। कैसे? देख लेते हैं। मोर वेराइटी अ लैंडस्केप हैज, मोर सस्टेनेबल इट इज। ऑर्गेनिक फार्मर क्रिएट करते हैं एक ऐसा सिस्टम जो कि पेस्ट को इरेडिकेट ना करे, बट एक मैनेजेबल लेवल के अंदर उन्हें रखे। क्या बोल रखा है इसमें? बाय मान लीजिए आपके पास एक लैंडस्केप है, जितनी ज़्यादा उसमें वैरायटी होगी उतना ही ज़्यादा सस्टेनेबल होगा वो कैसे? अब जो कैसे कर सकते हैं वो हम? जो ऑर्गेनिक फार्मर्स जो होते हैं, जो केमिकल्स का यूज़ करना प्रेफर नहीं करते हैं, वो क्या करेंगे कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे जिससे कि कोई भी पेस्ट जो है वो इरेडिकेट ना हो, लेकिन उनका जो लेवल है वो मैनेज रहे। वो कैसे? कि हम केमिकल्स का यूज़ करके हम उन्हें बिल्कुल ना ख़त्म करके हम अ, उनका एक लेवल मैनेज कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया जाता है। वो क्या करेगा? चेक एंड बैलेंस का काम करेगा विद इन लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम। अब इसका मतलब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अब अगर वो ज़्यादा ही बढ़ती रही, तो इकोसिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम उसका प्रेडेटर लाएँगे, सो दैट कि वो उसको चेक कर सके और उसको खा सके, सो दैट कि इकोसिस्टम में बैलेंस क्रिएट कर सकें हम। तो ये सिस्टम क्या करेगा? जो बायो कंट्रोल मेजर्स रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड। तो हम टॉक्सिक केमिकल का ना यूज़ करके जो एक नेचुरल प्रिडेशन मेथड है, वो ज़्यादा यूज़ कर पाएँगे और हेंस हम केमिकल्स का यूज़ कम से कम कर पाएँगे और उन पे डिपेंडेंस भी हमारी कम से कम होगी। ओके, अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच का, वो वो क्या है? ताकि हम फ़ैमिलियर हो सकें वेरियस लाइफ फॉर्म से। वो कैसे? ताकि हम इन्हेबिट द फील्ड, जो फील्ड है जहाँ पे वो लाइफ फॉर्म्स रह रही हैं, वो उनका हैबिटेट पता लगा सकें, प्रेडेटर और पेस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकें, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में पता लगा सकें और उनकी फीडिंग पैटर्न कौन-कौन से हैं, उनकी फीडिंग हैबिट्स कौन-कौन सी हैं, वो पता लगा सकें और
कौन-सी हैबिट्स वो प्रेफ़र करते हैं, उनकी आदतें कौन-कौन सी हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें फ़ैमिलियर होना पड़ेगा और अबाउट द वेरियस विद द वेरियस लाइफ़ फ़ॉर्म्स, ओके? तो ये है बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोचेस, ओके? अब देखते हैं, अब बायो कंट्रोल का मतलब क्या होता है? यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ताकि हम जो प्लांट डिजीज़ेज़ या पेस्ट हैं, उनको कंट्रोल कर सकें, ओके? अब बीटल, अब एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं सारी चीज़ें, ओके? तो जो बीटल है ना, रेड और ब्लैक मार्किंग की, ठीक है? वो होती हैं, एक तो लेडी बर्ड हो गया और एक ड्रैगन फ्लाई हो गया, ओके? तो अब ये यूज़फुल होती हैं ताकि हम गेट रीड हो सके एल्फिड से और मॉस्किटो से। तो जो ये बीटल्स थी विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स, लेडी बर्ड्स एंड ड्रैगन फ्लाई, ये यूज़फुल थी ताकि हम एल्फिड्स एंड मॉस्किटो से एपिड्स एंड मॉस्किटो से छुटकारा पा सकें, ओके? सो जो एग्जांपल है माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट, जिसे हम बीटी बैसिलस थ्यूरिनजेन्सिस बोलते हैं, वो कंट्रोल करता था बटरफ्लाई कैटरपिलर को। कैसे? ये अवेलेबल होता है सैशे में, ओके? ये अवेलेबल होता है सैशे में एज ए ड्राई स्पोर्स। सैशे में हमें ड्राई स्पोर मिलेंगे, उसे हम पानी के साथ मिक्स करेंगे और स्प्रे कर देंगे ब्रेसिकास पे और फ्रूट ट्रीज पे, जो कि काफ़ी वल्नरेबल प्लांट है। तो अब ये क्या होगा, अब जो ये फ्रूट ट्रीज हैं या ब्रेसिकास हैं, अब इन पे इंसेक्ट लार्वा बैठेगा और इनको खा लेगा। अब इनके गट के अंदर एक टॉक्सिन रिलीज होगा जिसकी वजह से ये मर जाएंगे, ओके? तो जो बैक्टीरियल डिजीज है इन कैटरपिलर के अंदर, वो उन्हें मार देगी और अदर इंसेक्ट अनहार्म्ड, जो बाकी के इंसेक्ट हैं जो कि यूज़फुल हैं उस ट्रीज़ के लिए एंड जो भी वहाँ की एनवायरनमेंट है, वहाँ के लिए जो भी बाकी के इंसेक्ट हैं, वो अनहार्म्ड होंगे। सो जो ज़रूरी ऑर्गेनिज़्म है जिसका मरना ज़रूरी है, वो मारा जाएगा, ओके? जैसे कि कैटरपिलर, क्योंकि ये हार्म कर रहा था उन ट्रीज़ को और उन प्लांट्स को। तो ये स्पेसिफिक हो गया। अब जो ये बी थुरिनजेन्सिस है, ये टॉक्सिन जीन इंट्रोड्यूस किया गया साइंटिस्ट के द्वारा। तो अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ओके? तो अब इससे क्या हुआ कि जो ये प्लांट्स हैं, वो रेजिस्टेंट हो गए पहले से ही इन इंसेक्ट से, जो कि इनको अटैक कर रहे थे। एक ऐसा एग्जाम्पल भी है बीटी कॉटन। अब ये जो बीटी कॉटन है, वो एक ऐसा प्लांट है जो कि पहले से ही रेजिस्टेंट है इंसेक्ट से, ओके? अब है फंगस ट्राइकोडर्मा, ये फ्री लिविंग होते हैं और ये कॉमन होते हैं रूट इकोसिस्टम में, ओके? तो अब देख लेते हैं बैक्यूलोवायरसेस, ये क्या होते हैं? ये पैथोजेंस होते हैं जो कि अटैक करते हैं इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स को, ओके? और जो मेजॉरिटी होते हैं इनमें से जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस से होते हैं, ओके? तो ये जो बैक्यूलोवायरसेस होते हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ देम, ये जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस से होते हैं, ओके? और ये पैथोजेंस होते हैं जो कि अटैक करते हैं इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स को। अब ये वायरस एक्सीलेंट होते हैं स्पीशीज स्पेसिफिक। क्या मतलब है इसका? जो स्पेसिफिक स्पीशीज को मारना है, जो हार्म कर रही है प्लांट को, सिर्फ उसी को ही मारेंगे, बाकी किसी भी स्पीशीज को ये हार्म नहीं करेंगे। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस हैं इनकी। नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्लांट, मैमल्स, बर्ड, फिशेस और इवन ऑन नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स, ओके? जो अभी मैंने बताया कि बाकी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, कोई मैमल हो गया, बर्ड हो गया, फिश हो गया, प्लांट हो गया, या फिर कोई नॉन टारगेट इंसेक्ट हो गया, और किसी को भी ये हार्म नहीं करेंगे। सिर्फ जो स्पेसिफिक स्पीशीज है जो कि एक उस प्लांट को हार्म कर रही है, सिर्फ उसी पे ही ये काम करेगा। तो डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स कंजर्व टू एड इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। सो ये एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है, और व्हेन एन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया बीइंग ट्रीटेड, तो उस चीज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, यही था अपना छोटा सा चैप्टर। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा।
अब ये चैप्टर करने के बाद आपको एनसीईआरटी का एक-एक वर्ड आपका क्लियर हो गया है। अब आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, एज़ अ रिवीजन आप कर सकते हो, बट इसमें मैंने एनसीईआरटी का एक-एक वर्ड मेंशन कर दिया है और अच्छे से समझा भी दिया है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।